एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल जुड़ते आए हैं। आज हम लोगों के साथ इस सीरीज में बातचीत करने के लिए प्रोफेसर सलिल मिश्रा मौजूद हैं। प्रोफेसर सलिल मिश्रा ने जेएनयू में पढ़ाई की और प्रोफेसर बिपन चंद्रा के साथ उन्होंने सांप्रदायिकता पे काम किया और उसके बाद भी वो अपने जो उनका इंटेलेक्चुअल जर्नी है उसमें सांप्रदायिकता पे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे, लैंग्वेज पे वो लगातार काम करते आ रहे हैं और उनका विशेष रूप से भारत में सांप्रदायिकता ने कैसे अपनी जड़ें मजबूत की और कैसे स्थानीय स्तर पे पॉलिटिक्स के रेशे बुने गए, उसको उस पे उनकी उनकी एक खास नजर रही है। और उसके साथ ही साथ ये जो हमारा आज का विषय है, आइडिया ऑफ इंडिया, पिछले बहुत कई दशकों का उनसे एक नाता रहा है, उनको कई बार सुना है। तो मुझे लगता है कि इस आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो डेमोक्रेटिक रवायतें हैं इस देश की, उस पे वो उनके लगातार चिंतन के दायरे में रही है, उनके केंद्र में रही है। तो इस सीरीज के लिए वो एक हम लोगों की सबसे बढ़िया पसंदों में से एक है और आज वो भारत की संकल्पना को केंद्र में रखकर जो राष्ट्र और सभ्यता के विमर्श हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उस पे अपनी बात रखेंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत सारी संस्थाओं के साझा प्रयास से हो रहा है, जिसमें मैंने 2 मुख्य संस्थाओं का नाम लिया, सहयोगी संस्थाएं भी बहुत सी हैं। आमरा एक सचेतन प्रयास फोरम कोलकाता, आकार इंडिया फाउंडेशन शामली, मुहिम इलाहाबाद, नेशनल पीस ग्रुप अहमदाबाद, परिधि भागलपुर और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी, ये संस्थाएं और संगठन इसमें इस सीरीज के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो मैं ये ज्यादा भूमिका न बांधते हुए, आज के कार्यक्रम का स्ट्रक्चर ये है कि प्रोफेसर सलिल अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा समय, 10-15 मिनट का एक समय, अगर कुछ टिप्पणियां आती हैं, कुछ सवाल आते हैं, तो हम लोग वो सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो प्रोफेसर सलिल मिश्रा इस समय अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में इतिहास पढ़ाते हैं और लगातार न केवल विभिन्न मंचों पे अपनी बात रखते हैं, बल्कि उनकी छवि एक वैसे ही लोगों की छवि है जिनके बारे में इंदिरा जी बात कर रही थी, जिन एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल की बातें कर रही थी। उसी परंपरा से, उसी रवायत से सलिल भाई आते हैं और एक उनकी जो इंटेलेक्चुअल सर्किल है उसमें उनकी एक खूबी पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, उनके हमारे जैसे दोस्त जानते हैं कि उनको उनके दिमाग में उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा खजाना कैद है और वो उनको इतनी लंबी लंबी नज़में ऐसे जुबानी याद हैं कि आपको आश्चर्य होगा। वो उसके लिए तो हम लोगों को लगता है कि एक अलग से प्रोग्राम ही करना पड़ेगा, लेकिन चलिए चलते हैं इस आज के विषय की तरफ, भारत की संकल्पना और उसमें सभ्यता और राष्ट्र के विमर्श। प्रोफेसर सलिल मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का कि ऐसे विषय पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया और अभी ही 5-10 मिनट पहले ही मुझे पता लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक तरह से असगर अली इंजीनियर की जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विरासत है उसका हिस्सा बन रहा हूँ, उसके साथ जुड़ रहा हूँ।
और वो मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट है, जिसके बारे में कि मुझे पता नहीं था। तो जैसा कि अंशु ने बताया दोस्तों, मैं आज की बात इस बात से शुरुआत करूंगा कि मैं हिस्टोरियन हूं तो एक इतिहासकार के नजरिए से देखूंगा कि 19वीं और 20वीं सदी में भारत क्या है। ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये एक लोग हैं, ये एक खास तरह की सोच है, एक इतिहास है, ये क्या है। इस तरह का सवाल बहुत अहम हो गया था और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सवाल के साथ जूझ रहे थे, इसके साथ एंगेज कर रहे थे और अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। और आज मैं उसी चाहूंगा कि वही फ्लेवर आपके सामने रखूं, और उसको सामने रखने के लिए दो जो मेरे पास डिजिट या टेम्पलेट हैं, वो है एक नेशन का और एक सिविलाइजेशन का। इसलिए कि अक्सर इन्हीं दोनों के माध्यम से, नेशन और सिविलाइजेशन के माध्यम से, बहुत सारे लोग 19वीं और 20वीं सदी में भारत को एक समझने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बात की शुरुआत मैं जवाहरलाल नेहरू के कोट से करना चाहता हूं, जो उन्होंने अहमदनगर जेल में अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो उसमें उन्होंने एक कोट लिखा था जिससे कि मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं उसको। व्हाट इज दिस इंडिया अपार्ट फ्रॉम हर फिजिकल एंड जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स? व्हाट डिड शी रिप्रेजेंट इन द पास्ट? व्हाट गेव स्ट्रेंथ टू हर देन? How did she lose that old strength? And has she lost it completely? Does she represent anything vital now apart from being the home of a vast number of human beings? How does she fit into the modern world? और थोड़ा सा आगे उन्होंने इसी किताब में लिखा, India was in my blood and there was much in her that instinctively thrilled me. And yet I approached her almost as an alien critic, full of dislike for the present as well as for many of the relics of the past which I saw. एक जो अतीत की जिस तरह की आलोचना उस समय के लोग कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी उनमें से एक थे। To some extent I came to her via the west. इसको वो मान रहे हैं कि मैं पश्चिमी नजरिए से, पश्चिमी रास्ते से भारत को देखना शुरू किया। And looked at her as a friendly Westerner might have done. I was eager and anxious to change her outlook and appearance and give her the garb of modernity. And yet doubts arose within me. Did I know India? I, who presumed to scrap much of her past heritage. There was a great deal that had to be scrapped and must be scrapped. But surely India could not have been what she undoubtedly was, a cultural existence for thousands of years, if she had not possessed something very vital and enduring, something that was worthwhile. What was that something? ये कोट मैंने इसलिए पढ़ा कि ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, 19वीं सदी में बहुत सारे लोग इस तरह के सवालों के साथ जूझ रहे थे। ये भारत क्या चीज है, उसको कैसे समझा जाए, इसको उसके अतीत के द्वारा समझा जाए, अतीत का क्या क्या बचता है, क्या क्या अभी चल रहा है। तो इस तरह के सवाल जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे इवोकेटिव तरीके से रखे, इनके साथ में इस तरह के सवाल में एक बहुत हमारी 19वीं सदी और 20वीं सदी के तमाम हमारे सोचने समझने वाले लोग उससे गुजर रहे थे। भारतीय अस्मिता, भारत की जो पहचान है, उसका आधार क्या है, इस सवाल का जवाब लोग ढूंढ रहे थे। और इस सवाल के जवाब को इस सवाल के जवाब को ढूंढा जा रहा था दो खास कैटेगरीज के द्वारा, नेशन और सिविलाइजेशन। एक तो नेशन के रास्ते से और एक सिविलाइजेशन के रास्ते से भारत को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, उसको ढूंढा जा रहा था, उसको पहचाना जा रहा था। वो भारत जिसका कि वो सब हिस्सा थे, लेकिन कुछ नेहरू जैसे लोगों को लगता है कि वो उसका हिस्सा नहीं भी थे, इसलिए कि वो बाहर से देख रहे थे। तो मैं इन दोनों पे अलग अलग तरह से विचार करना चाहता हूँ, पहले 20-25 मिनट में नेशन पर और उसके बाद में 20-25 मिनट में सिविलाइजेशन पर। दोस्तों, 19वीं सदी का एक बहुत बड़ा यथार्थ हमारे देश में था, एक बहुत बड़ी रियलिटी हमारे देश की थी कि एक नेशन का निर्माण हो रहा था। हमारे देश की जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जिस तरह की छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, लोकल, आइसोलेटेड,
सिंक्रेटिक, मिली जुली स्थानीय समुदाय थे, उनकी जगह पे एक बहुत बड़ी नेशनल कम्युनिटी का निर्माण हो रहा था। तो 19वीं सदी का इतिहास जो है वो एक नेशनल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी प्रोफाइल के ट्रांसफॉर्मेशन का इतिहास है। एक नई तरीके की कम्युनिटी बन रही थी, जिसको कि हम एक नेशनल कम्युनिटी और एक या एक ऑल इंडिया कम्युनिटी कह सकते हैं। इस ऑल इंडिया कम्युनिटी या एक इंडियन कम्युनिटी या एक नेशन के बनने में, ये बनना एक प्रक्रिया भी थी, एक प्रोसेस भी था, जिस प्रोसेस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, प्रिंट है, संचार है, कम्युनिकेशन, एक नई तरीके की इकोनॉमी आती है जो कि बहुत ही सेंट्रलाइजिंग है, केंद्रीकृत है, एक नई तरह की सरकार आती है जो कि एलियन तो है, विदेशी सरकार तो है, लेकिन वो अपने एक खास सेंट्रलाइजिंग तंत्र के माध्यम से गांव तक पहुंच जाती है, एक तरह के रूल्स बनते हैं, एक तरह के लैंड अरेंजमेंट्स बनते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें कि एक कनेक्टिविटीज बन रही हैं एरियाज के बीच में, एक नया नया तरह का नेशन बन रहा है। लेकिन सिर्फ प्रोसेस ही नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट भी है। हमारी 19वीं सदी में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी बन रही हैं, बहुत सारे लोग नए नए विचार ला रहे हैं। हमारे बहुत सारे नेताओं ने दादा भाई नौरोजी ऑनवर्ड्स, उन्होंने ये विचार रखा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा है, एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें कि सब लोगों का, देश के सारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसी तरह से कल्चर को लेके, सिविलाइजेशन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके नए नए तरह के विचार आ रहे हैं। तो ये जो नेशन जो बन रहा है, जो नेशनल कम्युनिटी जो बन रही है, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है 19वीं सदी की। लेकिन इसका बनना एक प्रोजेक्ट, एक प्रोसेस भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन विल, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट भी है। बहुत सारे लोग एक कॉन्शियसली एक नेशनल कम्युनिटी को बनाने में लगे हुए हैं। अब ये जो एक यथार्थ है 19वीं सदी का, ये जो रियलिटी है, इसको 19वीं सदी में ही कैसे देखा समझा जा रहा था। इसको देखने समझने का कोई एक तरीका नहीं था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसको देखने समझने के तीन अलग अलग डोमिनेंट तरीके बन रहे थे, तीन अलग अलग इमेजिनेशंस थे, जिनके थ्रू एक रियलिटी को, इस यथार्थ को, एक नेशन जो हमारा बन रहा था उसको देखा जा रहा था। पहला तो तरीका जो था वो ब्रिटिश तरीका था, पहला इमेजिनेशन अंग्रेजों का था, हमारे रूलर्स का था, एथनोग्राफर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग। और वो था कहीं ना कहीं पे एक डिनायल का, एक नकारने का। उनकी टेंडेंसी ये थी कि उनका ये मानना था कि भारत जैसे बड़े देश में, भारत जैसे प्लूरल समाज में, भारत जैसे ट्रेडिशनल समाज में, तो लार्ज सोसाइटी, प्लूरल सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसमें नेशनहुड आ नहीं सकता है, उसमें इस तरह की मॉडर्निटी आ नहीं सकती है। तो नेशन जैसी मॉडर्न चीज को एक डिनाई कर दिया गया, ये मान लिया गया कि ना तो ये संभव है, ना तो ये मुमकिन है, और और है भी नहीं, और पॉसिबल भी नहीं है। तो एक डोमिनेंट इमेजिनेशन ब्रिटिश का रहा, वो एक डिनायल का था। वो ये माना गया कि नेशनलिज्म भारत जैसे समाज के लिए मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ा समाज है, बहुत प्लूरल है, और बहुत ट्रेडिशनल भी है, पारंपरिक भी है, पुरातनपंथी भी है। इस एक इमेजिनेशन के जवाब में, इसकी प्रतिक्रिया में, इसके रिएक्शन में एक दूसरा इमेजिनेशन आता है, और वो जो इमेजिनेशन है वो असर्ट करता है कि नहीं नहीं, हम तो 2000 साल पहले से नेशन थे। इंग्लैंड तो बाद में नेशन बना है। इंग्लैंड के लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया नेशन नहीं हो सकता, हम तो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले हम एक नेशन थे। तो हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे लिखने वालों ने, आरसी दत्त हैं, विपिन चंद्र पॉल हैं, राधा कुमुद मुखर्जी हैं, लाजपत राय हैं, इन लोगों ने अपनी राइटिंग्स में ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह के एक रिवाइवलिस्ट का एलिमेंट था, कि जिस तरह के नेशनल समाज की बात आज की जा रही है, वो तो हमने अतीत में 2000 साल, 2500 साल पहले ही अचीव कर लिया था। तो वी वर अ नेशन, और नेशन से उनका निश्चित रूप से मतलब एक सिविलाइजेशन से था, लेकिन वो कह रहे थे कि हम एक नेशन थे, भारत एक नेशन था 2500 साल पहले। तो एक नो नेशन की एक अवधारणा आई, और उसके जवाब में ओल्ड नेशन, 2500 साल से हम नेशन है। ये दो एक्सट्रीम अवधारणाएं, एक्सट्रीम इमेजिनेशन आए, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा जो मेन और जो डोमिनेंट इमेजिनेशन था, और जो बहुत ही रियलिस्टिक था, जो बहुत ही सही था, वो आया हमारे नेताओं की तरफ से। वो था नेशन इन द मेकिंग का, कि ऐसा नहीं है कि हम नेशन बन गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नेशन बन ही नहीं सकते हैं। सच्चाई ये है कि नेशन एक मॉडर्न आइडिया है, और हम एक नेशन बनने की प्रक्रिया में हैं। तो हमारे बहुत सारे 19th सेंचुरी के लीडर्स ने अवेकनिंग, बिगिनिंग, नॉवेल्टी, न्यूनेस,
इन टर्म्स में नेशन को देखा। बहुत सारे नेताओं ने कहा कि नेशन के लिए इतना नया है कि नेशन के लिए हमारी भाषाओं में कोई शब्द है ही नहीं। तो मतलब नेशन की पुरातनता को नहीं, उसकी न्यूनेस को सेलिब्रेट किया कि एक नई स्पिरिट हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में आ रही है, नई भावना आ रही है, नई चेतना आ रही है, वो नेशनलिज्म है। और उसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्रेस किया सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, हमारे मॉडरेट लीडर थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका कि टाइटल उन्होंने लिखा नेशन इन मेकिंग। अपनी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल कि एक माइक्रो, उनकी एक इंडिविजुअल लाइफ जो है वो एक माइक्रो लेवल पर है, लेकिन लार्जर रियलिटी ये है कि एक नेशन इन मेकिंग है। वो उनकी कहानी नहीं है, वो एक देश के बनने की कहानी है। तो एक ये बहुत डोमिनेंट विचार 19वीं सदी में एक इमेजिनेशन आया उस रियलिटी को समझने का। ये प्रोसेस है जिसमें कि हमारे देश के तरह तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग जोन्स के, अलग अलग रीजन्स के, वो धीरे धीरे एक खास प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, उस पर साथ साथ आ रहे हैं। और ये प्रोसेस है, इसकी शुरुआत हो गई है, इसमें काफी टाइम लगेगा, एक दिन में हो जाने वाला नहीं है। अब भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन जो नेशन बन रहा है उसकी आउटलाइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो हमारे नेताओं ने ये कहा कि ये नेशन टेरिटोरियल है, कोई एथनिक या रिलीजियस नहीं है। इसका हिस्सा कौन है? वो सारे लोग जो इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो इस टेरिटरी पे रह रहे हैं, जो लैंड मास पे रह रहे हैं, वो सब इस नेशन का हिस्सा है। तो इस नेशन की मेंबरशिप किसी एथनिक या भाषाई या किसी धार्मिक आधार पे नहीं है, वो टेरिटोरियल आधार पे है। जो सब लोग यहाँ रह रहे हैं वो सब इसके मेंबर्स हैं। इस बात को गांधी ने भी बहुत ही फोर्सफुली बाद में रखा। एक बार गांधी से किसी ने पूछा, 1940 के की बात कर रहा हूँ, कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर हैं ये भी क्या हिस्सा हैं? गांधी ने कहा कि बिल्कुल हैं, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वो एज रूलर्स नहीं है, वो एज सिटीजन्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो हैं हमारे भारत भारत के लोग हैं, ये अपनी भाषा बोलेंगे, लेकिन ये इंडियन रहेंगे कॉन्शियसनेस से, लेकिन एज रूलर्स नहीं, एज सिटीजन्स। और ये हुआ भी। मार्क टली, बहुत सारे ब्रिटिश लोग ऐसे थे जिनको कि इस माहौल में इतना कंफर्ट लेवल लगा कि वो इस इंडियन नेशन का एक हिस्सा बने, इस प्लूरल टेरिटोरियल नेशन का। तो ये 19वीं सदी से ही इमेजिनेशन था कि जो नेशन हमारा बन रहा है वो टेरिटोरियल है, उसका आधार कोई धार्मिक, एथनिक, लिंग्विस्टिक नहीं है, टेरिटोरियल आधार। तो ये नेशन टेरिटोरियल होगा, सिविक होगा, कोई इसमें प्लूरल होगा। प्लूरैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और प्लूरल से यहाँ पर ये मतलब ये था कि उसको हम डिफाइन इस आधार पे नहीं कर रहे हैं कि कौन इस नेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस आधार पे डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सब इस नेशन का हिस्सा है। प्लूरल है, प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इंक्लूसिव है। प्लूरल तो इस मायने में है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीजन्स के लोग इसका हिस्सा हैं, और वो प्लूरैलिटी रहेगी। ये नहीं माना जा रहा था कि यूरोप की तरह वो प्लूरैलिटी जो है वो होमोजेनाइज हो जाएगी। और इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव से मतलब ये है कि फोकस इस बात पे है कि कौन कौन इसमें हैं शामिल, इस पर फोकस नहीं कि कौन कौन यहाँ से बाहर हैं। ये नहीं बताया जा रहा था कि कौन इस नेशन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ये बताया जा रहा था कि कौन कौन इसका हिस्सा है। तो ये बहुत समावेशी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब नेशन बन रहा था, उसकी आउटलाइन, उसकी कॉन्टूर्स बन रहे थे, तो ये कुछ फीचर्स हैं उसी समय से उसका हिस्सा हो गए थे। टेरिटोरियल, सिविक, प्लूरल, इंक्लूसिव, समावेशी, और नॉन कोअर्सिव, गैर जबरदस्ती वाला। ये पूरी इंडियन नेशनलिज्म की, जो हमारा नेशनल मूवमेंट के दौरान में यह है कि कोई जोर जबरदस्ती का मसला नहीं, नॉन कोअर्सिव है। किसी को अंदर रहने के लिए परसुएट किया जाना है, कुछ जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा है कि वो हिस्सा है ही। और एक फेडरल नोशन था, एक संघीय स्ट्रक्चर था, जिसमें कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों का एक फेडरल, एक फेडरेशन बनेगा। तो जो इंडियन नेशन है, नेशन ऑफ इंडियन पीपल, उसकी जो अवधारणा, उसका जो इमेजिनेशन था, वो एक फेडरल, एक फेडरेशन के लेवल पे किया जा रहा था। एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड, क्लोज निट स्ट्रक्चर के रूप में नहीं किया जा रहा था। तो ये एक नेशन की आउटलाइन, भारत क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये एक नेशन की आउटलाइन 19वीं सदी में बन रही थी, और काफी हद तक बन चुकी थी। 20वीं सदी में इस विचार को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो एक नेशनल, एक मूवमेंट के द्वारा, एक स्ट्रगल के द्वारा, गांधी जी की लीडरशिप में जो स्ट्रगल हुई, उसका उसका खास वो, उसमें हमारे नेता लोग, गांधी वगैरह जो हैं, गांधी और जवाहरलाल नेहरू और भी नेता लोग, वो इस नेशन की आउटलाइन नहीं बना रहे हैं,
वो उसको इनहेरिट करते हैं। उसकी आउटलाइन, ये जो सारी बातें मैंने कही थी, ये 19वीं सदी में काफी क्लियरली, काफी स्पष्ट रूप से बन चुकी थी। लेकिन एक इलीट, एक छोटे से तबके तक कन्फाइंड थी, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया हम जिनको कह सकते हैं। जब गांधी जी के साथ में ये सारे विचार जो हैं, एक मूवमेंट के माध्यम से इनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। जब इन विचार को लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसमें कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। ये इतना आसान नहीं होता है। इतनी आसानी से जब विचार एक एक छोटे से तबके में जब विचार बनते हैं, फिर जब लार्जर लेवल तक लोगों तक ले जाया जाता है, तो अक्सर वो उन विचारों में तब्दीली भी आती है। इसलिए कि जो लोग आते हैं वो अपने अपने हिसाब से उन विचारों को देखते हैं। तो इन विचारों को टेरिटोरियल, सिविक, इंक्लूसिव, नॉन कोअर्सिव, फेडरल, इन सब इस तरह के नेशन के जब विचार लोगों तक जाते हैं तो नई नई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। दो चुनौतियां मैं आपको बताना चाहता हूं, और भी रही होंगी। पहला तो एक अंतर्विरोध सामने ये आता है कि राष्ट्र की, नेशन की ये जो अवधारणा है, ये जो आइडिया है, जो इमेजिनेशन है, जो कि एक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, फॉरवर्ड लुकिंग, एनलाइटेंड आइडिया है, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स का था। ये आइडिया तो एनलाइटेंड है, लेकिन बहुत ही छोटे तबके तक सीमित है। जब ये लोगों तक जाता है, जब लोग इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे शामिल होते हैं, तो अक्सर वो अपने धर्म के रास्ते से आते हैं, वो संस्कृति के रास्ते से आते हैं। तो रिलीजन और कल्चर, जिनको कि शुरू में 19वीं सेंचुरी में इस मंच से, इस इमेजिनेशन से दूर रखा गया था, लेकिन जब लोग आते हैं तो अपनी पॉपुलर कल्चर, अपने रिलीजन के साथ में आते हैं। तो एक ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जो बनता है कि ये लगता है कि जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कॉमन पीपल आ जाएंगे, अपने अनुभव, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जब लेके आएंगे, तो हो सकता है कि जो एनलाइटेंड विजन जो है नेशनलिज्म का, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव विजन है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अब डिलेमा क्या है गांधी के सामने? एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि या तो आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड विजन रखिए जो कि फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव है, या उसको जब आप पॉपुलराइज करेंगे तो हो सकता है कि उसका जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इसलिए फिर उसमें धर्म का मसला आएगा, उसमें कल्चर का मसला आएगा। लोग नेशन का हिस्सा किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए नहीं बनते हैं, वो अपने अपने तरीके से देखते हैं, और उनका देखने का तरीका उनकी पॉपुलर कल्चर का तरीका होता है, उनके धर्म का तरीका होता है, उनके अपने सिंबल्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ एनलाइटेंड इलीट विजन है, दूसरी तरफ पॉपुलर नोशन है, लेकिन हो सकता है कि वो उतना एनलाइटेंड ना हो, उसमें धर्म आ जाएगा, उसमें कल्चर आएगी, उसमें भाषा आएगी, और हो सकता है कि वो एनलाइटेंड विजन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसमें समझौता उसके साथ करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती आती है 1920 के दशक के बाद से, और वो चुनौती ये आती है, वो एक नई पॉलिटिक्स शुरू होती है 1920 के डेकेड्स में, और 30 तक और तेज होती है। वो एक नई पॉलिटिक्स है जो कि वर्ग, जो कि क्लास पर आधारित है। कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, कांग्रेस के अंदर में सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे यंग लोग हैं जो कि क्लास के टर्म्स में बात करने लगते हैं, जो कि पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज करते हैं। तो अब ये जो नई राजनीति आती है, वो ये बताती है कि जो भारत का समाज है उसके अंदर अपने आंतरिक अंतर विरोध भी हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। किसान के हित वही नहीं है जो कि लैंडलॉर्ड के हैं, मजदूर के हित वही नहीं है जो कि पूंजीवादी के हैं। तो अब राष्ट्र, अभी तक तो ये माना जा रहा था कि भारत के सारे लोग हैं, उनके एक हित हैं जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। लेकिन जो नई क्लास की पॉलिटिक्स आती है, वो ये भी बताती है कि भारतीय समाज उस तरह से एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है, उसमें शोषण करने वाले भी हैं, और जिनका शोषण भी हो रहा है उनको भी, वो भी है। तो इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब ये कि क्लास के सवाल को नेशनल सवाल के साथ कैसे जोड़ के देखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही थी। और कभी कभी कुछ लोगों को लग रहा था कि या तो आप क्लास पॉलिटिक्स कर पाएंगे या नेशनल पॉलिटिक्स कर पाएंगे, दोनों करना मुश्किल होगा। नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आप शोषित और शोषण दोनों को साथ साथ में रखना पड़ेगा, और क्लास पॉलिटिक्स करेंगे तो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपसे अलग हो जाएगा। ये हर रेडिकल पॉलिटिक्स में चुनौती होती है, चाहे वो जेंडर के आधार पे करें, चाहे वो कास्ट के आधार पे करें। तो ये एक समस्या थी। तो ये दो और भी चुनौतियां थी, लेकिन ये दो चुनौती खासतौर से उस प्रक्रिया में आई जबकि इस नेशन का इमेजिनेशन, उसको लोगों तक ले जाने की बात हुई, जब गांधी ने किसानों को, मजदूरों को, मिडिल क्लासेस को, कॉमन लोगों को इस नेशनल मंच या नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म पे लाए। इस चुनौती से निपटने का दो तीन गांधी, इसमें गांधी लीडरशिप थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, मैं सिर्फ गांधी का नाम ले रहा हूं, गांधी जी का।
इससे निपटने के लिए 2-3 रास्ते जो निकाले गए। पहला तो यही था कि राष्ट्रवाद का आधार बहुत ही स्ट्रिक्टली साम्राज्यवाद विरोध रखा गया, एंटी इंपीरियलिज्म। एंटी इंपीरियलिज्म को नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का आधार बनाया गया। एंटी इंपीरियलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे लेफ्टिस्ट भी आ गए, लेफ्ट के लोग भी उससे तो सहमत होते ही थे एंटी इंपीरियलिस्ट प्लेटफॉर्म से। तो ये माना गया कि अपनी नेशनल मूवमेंट की सारी पॉलिटिक्स जो है उसके दो पिलर्स हैं, दो स्तंभ हैं जिन पर कि वो उसका पूरा एडिफिस नेशनल पॉलिटिक्स का है। पहला एंटी इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध, और दूसरा एक नेशनल यूनिटी की एक अवधारणा कि देश के सारे लोग अपने सारी विविधताओं, सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक उनमें जो लिंकेजेस है, एक लिंकेज है, उस पर फोकस करना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पे जो कुछ रिस्क थे जो एलीट पॉलिटिक्स वाले, उनसे निपटने की, उनसे मिलने की, उनको सुलटाने की कोशिश, ये कोई बहुत एब्सोल्यूट सेंस में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश की गई कि जो सारे अंतर विरोध हैं लिव्ड पॉलिटिक्स के, लिव्ड रियलिटीज के, उनको इस तरह से एड्रेस किया जाए। साथ ही अगर उस समय आप देखें कि हमारे सारे नेता लोग जो भाषण दिया करते थे जो लोगों तक, तो उसमें धर्म की बात कम ही की जाती थी। 3 चीजों पे बहुत फोकस होता था। एक तो एलियन रूल, एक तो ये कि ये ब्रिटिश जो हमारे शासक हैं वो विदेशी हैं, बाहर के हैं, वो हमारे नहीं हैं, हमें अपने प्रतिनिधि हमारे शासक होने चाहिए। तो एलियननेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, फॉरेननेस। दूसरा आर्थिक शोषण, जो धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये आइडिया तो लोगों के दिमागों में ड्रिल कर दिया गया था 19वीं सदी से, लेकिन 20वीं सदी में लोगों के दिमाग में भी कि ये आर्थिक शोषण यहाँ का लोगों का ब्रिटिश शासन के थ्रू हो रहा है। और तीसरा सिविल लिबर्टीज का, कि जो लोगों की आजादी है, एक्सप्रेशन की आजादी है, राजनीति करने की आजादी है, उसको कर्टेल किया जा रहा है। तो जो नेशनलिस्ट कैंपेन्स होती थी, जो पॉलिटिक्स की कैंपेन होती थी, वो खासतौर से इन 3 मुद्दों पे की जाती थी: एलियन रूल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सिविल लिबर्टीज। तो इस तरीके से कोशिश की गई कि एक ज्यादा ब्रॉड बेस बनाया जाए नेशनलिस्ट यूनिटी और मोबिलाइजेशन का। दूसरा काम जो किया, जिसमें कि स्ट्रिक्टली पूरी तरह से लीडरशिप गांधी की ही थी, कि राजनीतिक प्रश्न को, पॉलिटिकल क्वेश्चन को सामाजिक सवाल के साथ, सोशल क्वेश्चन के साथ जोड़कर देखा। चाहे वो विलेज रिकंस्ट्रक्शन हो, विलेज रिकंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए कि अक्सर पॉलिटिक्स से ज्यादा गांधी के विलेज रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारी मॉडर्न पॉलिटिक्स, हमारा नेशनल मूवमेंट गांव तक पहुंचता है। वरना हमारे गांव जो हैं 1947 तक भी जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उससे अछूते रह गए थे। वो शहरों में ज्यादा हुआ था, गांव में कब हुआ था। लेकिन छोटा मोटा जो बाहर से फोर्सेस आती हैं वो गांधी के सोशल विलेज रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम से। तो विलेज रिकंस्ट्रक्शन, अनटचेबिलिटी कैंपेन, खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन सबको नेशनल मूवमेंट का एक तरह से सॉफ्टवेयर बना दिया गया कि जब एक्टिव लड़ाई नहीं हो रही है, जब संघर्ष नहीं हो रहा है, लगातार लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो साम्राज्यवाद के साथ संघर्ष नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे दूसरे तरीके से एक नेशनल यूनिटी को सोशल रास्ते से, सोशल मार्ग से किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक होमोजेनाइजेशन, इस तरीके से एक नेशनल कॉन्सेंसस गांधी लगातार क्रिएट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, नेशन की जो अवधारणा है, वो 2 विचारों पे पूरी तरीके से आधारित होती है। एक तो होमोजेनाइजेशन पे, एकीकरण पे, कि एकीकरण होना चाहिए, होमोजेनाइजेशन, और दूसरा सर्वसम्मति। एकीकरण एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, और उसका समझना, उसको समझ पाना जो है वो एक सर्वसम्मति है, वो एक कॉन्सेंसस है। तो होमोजेनाइजेशन और कॉन्सेंसस, ये दोनों चीजें यूरोप में ज्यादा आसानी से हो पा रही थी, इसलिए कि वहां पे सरकारें इस काम को कर रही थी, वहां पे मार्केट इस काम को कर रहा था, वहां पर मिडिल क्लासेस भी इस काम को कर रहे थे, काफी बड़े हो गए थे। लेकिन हमारे देश में, हमारे यहाँ पर सरकार एलियन है, विदेशी है, उसका कोई दिलचस्पी नहीं है नेशनल यूनिटी बनाने में, नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। वो तो नेशनलिज्म का विरोध कर रही है। मार्केट हमारे यहाँ उस तरह से नहीं आता है जो कि लोगों को लिंकेज लोगों में दे सके, और मिडिल क्लास का साइज भी बहुत कम है, तो मिडिल क्लास का भी भूमिका कम रहती है ये लिंकेजेस, होमोजेनाइजेशन और कॉन्सेंसस बनाने में। इन सब के अभाव में हमारे देश की यथार्थ, हमारे देश की रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए एक एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के द्वारा सोशल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस को जोड़ के
महात्मा गांधी ने और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने और सभी नेताओं ने इस तरीके से नेशनल लिंकेजेस को क्रिएट किया, और इस तरीके से जो नेशनलिज्म के बड़े जो विचार थे, राष्ट्रवाद के, नेशन के विचार थे, उनको लोगों तक ले गए, और इस तरह से ले गए कि जो नेशनलिज्म का जो एक पैरोकियल साइड होती है, एक जो नेगेटिव साइड होती है, उससे लोगों को बचाया जा सके, वो लोगों तक ना पहुंचे। ऐसा नहीं हुआ कि पैरोकियल आइडियाज लोगों तक पहुंचे नहीं, इसलिए कि कोई भी लीडरशिप पूरी तरीके से इसमें सफलता नहीं ले पाती है, लेकिन कोशिश लगातार पूरी यही हुई कि एक एनलाइटेंड विजन जहां तक हो सकता है वहां तक लोगों तक पहुंचे और लोग उसको स्वीकार भी करें, और काफी हद तक ये प्रोजेक्ट सफल भी हुआ। तो इंडियन नेशन मेकिंग अपनी सारी समस्याओं के साथ, उसमें बहुत सारी समस्याएं जिन पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जो ये जो नेशन का इमेजिनेशन था, इसके थ्रू और इसको लोगों तक पहुंचाने के थ्रू एक आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जा रहा है और वो लोगों तक ले जाया जा रहा है। दूसरा विचार जो था वो सिविलाइजेशन का था, सभ्यता का था, और वो भारत जैसे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए कि भारत की एक बहुत पुराना एक रिकॉर्डेड इतिहास है, सिविलाइजेशनल सोसाइटी है बहुत पुरानी। तो अब उसको में किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से एक आइडिया ऑफ इंडिया को एक सिविलाइजेशनल रास्ते से, नेशन के रास्ते से तो मैंने बताया, और अब सिविलाइजेशन के रास्ते से कैसे हो रहा है। इस पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 19वीं सदी के समय तक जो धर्म पे भी, लेकिन जो सिविलाइजेशन पे भी, सभ्यता पे भी जो मेजर इमेजिनेशन शुरू में थे, जो मेजर आइडियाज थे, वो ब्रिटिश विचारकों और विद्वानों की तरफ से आ रहे थे। भारतीय लोगों ने उसका जवाब थोड़ा बाद में देना शुरू किया। तो शुरू में दो तरह के विचार भारतीय सिविलाइजेशन को लेके आते हैं, और दोनों इंग्लैंड से आते हैं, दोनों ब्रिटिश थिंकर्स से आते हैं। पहला विचार जो आता है, जिसके जनक विलियम जोन्स को माना जा सकता है, हाँ, आप लोगों ने ओरिएंटलिस्ट का या प्राच्यविदों का नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी में, और वो मैक्स म्यूलर के साथ अपने चरम पे पहुंचते हैं ये विचार, विलियम जोन्स से मैक्स म्यूलर तक, इन्होंने भारतीय सभ्यता को एक तो रिलीजियस टर्म्स में देखा, तो हिंदू सभ्यता उसको कहा, और उसकी बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की, बहुत महिमा मंडन किया, और उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय सभ्यता है, जिस कभी हिंदू कहते थे, कभी इंडियन कहते थे, वो यूरोप से बेहतर है, इसका बड़ा पुराना इतिहास है, कि अपने गोल्डन एजेस हैं इन द पास्ट, तो गोल्डन एजेस की भी डिस्कवरी की गई इंडियन पास्ट में, वो यूरोप से बेहतर है। लिटरेचर के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत का अतीत बहुत ज्यादा, बहुत बेहतर है। कॉमन एंसेस्ट्री भी ढूंढी गई, और जो कि थी भी भारत की और यूरोप के लोगों के साथ में, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, इन भाषाओं का एक कनेक्शन बताया गया कि इनका एक कॉमन रूट है। और इस तरीके से कहा गया कि ब्रिटिश जो भारत में है, उनकी कोशिश ये है कि इस पुरानी एंशिएंट ग्लोरी को वापस लाया जाए, इसको रिक्रिएट किया जाए, इसको रिवाइव किया जाए। तो एक तो ये विचार आता है सिविलाइजेशन पे ग्लोरिफिकेशन का, जिसमें कि इंडिक और इंडियन और हिंदू, कभी हिंदू कहते हैं, कभी इंडियन कहते हैं, लेकिन वो एंशिएंट पीरियड से उनका अभिप्राय है, वही उनकी गोल्डन एज भी है। ये एक विचार आता है सिविलाइजेशन पर, एक आइडिया ऑफ इंडिया है। इसी के बरक्स, इसी की प्रतिक्रिया में, इसके अगेंस्ट में एक दूसरा विचार भी आता है, वो भी ब्रिटिश की ही तरफ से आता है, और वो कहीं ज्यादा लोकप्रिय हुआ। वो हमने जेम्स मिल का और मैकॉले का नाम सुना हुआ है। उन्होंने इसके बरक्स बिल्कुल दूसरी तरह की बातें की। जेम्स मिल ने बताया कि भारतीय सभ्यता, उसका अतीत, उसका वर्तमान, वो सब उन्होंने उसको पिछड़ा, दकियानुसी, प्रिमिटिव और असभ्य बताया। मतलब ओरिएंटलिस्ट के बिल्कुल ही ऑपोजिट में, वो यूटिलिटेरियंस थे। उनके हिसाब से भारत का अतीत बहुत ही प्रिमिटिव था, वर्तमान भी प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, दकियानुसी है, और उनको भारत को बेहतर बनाने का रास्ता है ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश तौर तरीके, वो उन ब्रिटिश संस्थाएं, वो ज्यादा से ज्यादा लागू की जाए। तो ब्रिटिश की तरह से अगर भारत को बनाया जा सकता है, तब भारत बेहतर हो जाएगा। पुराने भारत को रिवाइव नहीं करना है। ओरिएंटलिस्ट्स का मानना था कि पुराने भारत को रिवाइव करना है। यूटिलिटेरियंस का मानना था कि नए तरीके से इंग्लैंड की लाइट में भारत को लेना है, और मैकॉले का इसमें बहुत योगदान रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए तो एक नया क्लास बनेगा, फिर वो नया क्लास जो है वो एक लिंकेज बनाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो नई जो यूनिवर्सिटीज बनती हैं हमारे यहाँ 1857 में, वो इसी यूटिलिटेरियन विचार के
तहत बनती हैं, अंग्रेजी पर बहुत जोर रहता है, एक नया क्लास बनता है। और ये सब इसीलिए नहीं, ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के लिए तो किया ही जा रहा है, लेकिन एक भारत को बेहतर बनाने का भी आइडिया है कि इसी रास्ते से, इसी तरह से भारत को बेहतर बनाया जाएगा। तो ओरिएंटलिस्टों का मानना था कि भारत को बेहतर बनाया जाएगा उनकी अपनी संस्थाओं को रिवाइव करके, लेकिन यहाँ पर इनका जेम्स मिल और मैकॉले का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड और यूरोप की तरह भारत को बना दिया जाएगा, तब उसकी बेहतरी भारत के लोगों की और भारतीय समाज की संभव है। तो कुल मिला के धर्म और सभ्यता पर, सिविलाइजेशन पे दो अलग अलग तरह के विचार हमारे यहाँ हमारे सामने आए, और दोनों में ही एक ब्रिटिश सुपीरियॉरिटी का नोशन था। ब्रिटिश सुपीरियॉरिटी ओरिएंटलिस्ट में तो इस तरह से थी कि वही भारत की परंपराओं को रिवाइव करेंगे, उनके माध्यम से ही होगी, भारतीय लोग नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंटैलिटी से होगी। और यूटिलिटेरियंस का मानना था कि वही करेंगे, वो अंग्रेजी नई इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, नया कोड, लीगल कोड, पीनल कोड बनाएंगे, तब भारत एक मॉडर्नाइज बनेगा। तो पूरी तरीके से ये माना जा रहा था कि एक ब्रिटिश माध्यम से ही ये होगा, चाहे वो पुरानी हिंदू या इंडिक सभ्यता को प्रतिस्थापित किया जाए, और या फिर भारत को ब्रिटेन की तरह से बनाया जाए। ऐसा लगता है कि भारत के जो हमारे थिंकर्स थे, हमारे विद्वान थे और हमारे विचारक थे, वो इन सब बातों को सुन रहे थे और चुप थे। फिर 19वीं सदी के दूसरे हिस्से से उन्होंने इन बातों का जवाब देना शुरू किया। एक बहुत अच्छी किताब है, हमारे टीचर हैं प्रोफेसर भट्टाचार्य, शब्बशाची भट्टाचार्य, उन्होंने एक लिखा है टॉकिंग बैक, उनकी किताब का टाइटल है टॉकिंग बैक। और वो कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन का डिस्कोर्स है 19वीं 20वीं सदी में, उस पर बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले तो अंग्रेजों ने अपने विचार दिए, फिर भारतीयों ने उनका जवाब देना शुरू किया, तो फिर उन्होंने उसको टॉकिंग बैक किया। तो इस टॉकिंग बैक ये थी कि ब्रिटिश विचार, उनके बरक्स अपने विचार प्रस्तुत किए। और इस टॉकिंग बैक में पहल हुई सबसे पहले बंगाल से, वहां से बंकिम चंद्र ने की, और महाराष्ट्र से भंडारकर ने की। और ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये जो भारतीय ट्रेडिशनल ज्ञान की, नॉलेज की जो पुरानी परंपरा थी, ट्रेडिशनल एक परंपरा थी, और जो मॉडर्न थिंकिंग ये शुरू हो रही है, ये उसके बिल्कुल मीटिंग पॉइंट पे दोनों हैं। इनमें थोड़े से पुराने भी एलिमेंट हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ ये इनकी सोच है, और उसके बारे में ये जो सवाल, और ये सवाल भी उसी तरह से उठा रहे हैं। ये जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश नॉलेज जो है, ब्रिटिश ज्ञान जो है, चाहे वो ओरिएंटलिस्ट का हो, चाहे वो यूटिलिटेरियंस का हो, भारत के ऊपर जो ब्रिटिश नॉलेज है उसको कैसे समझा जाए, भारत की परिस्थितियों को कैसे समझा जाए, ब्रिटिश शासन की तरफ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। वो समय था कि राजा राम मोहन ऑनवर्ड्स में बहुत सारे हमारे थिंकर्स का मानना था कि ब्रिटिश रूल जो है हमारे लिए अच्छा है। उसके बरक्स ये मान रहे थे कि क्या ऐसा है कि हमारे लिए अच्छा है, या ये है कि हमको थोड़ा सा इनसे लेके हमको अपनी संस्थाएं, ट्यूशन, अपना काम, अपना ही कुछ करना होगा। तो बंकिम ने खास तौर से इसमें पहल की, और बंकिम कहते हैं, वो जातीय बैर की बात करते हैं, लेकिन जातीय बैर से उनका मतलब है एंटी ब्रिटिश पॉलिटिक्स, कि ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। वो कहते हैं कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, ये नेचुरल भी है और जरूरी भी, इसलिए कि जब भारत के लोग ब्रिटिश के साथ compete करेंगे, जब उनका विरोध करेंगे, जब उनके साथ प्रतिस्पर्धा में आएंगे, तब उन जैसे बन सकेंगे। तो थोड़ा सा ये भी एलिमेंट है कि हमें मॉडर्न उन्हीं की तरह बनना है, लेकिन उनको फॉलो करके नहीं, उनको कॉन्टेस्ट कर, उनको चैलेंज कर, उनको चुनौती देके। वो ये भी मान लेते हैं कि यूरोप की सुपीरियॉरिटी जो है वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज में है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारी सुपीरियॉरिटी पहले थी, सिविलाइजेशनल सुपीरियॉरिटी हमारी थी। तो ये उनके सामने जो आइडिया ऑफ इंडिया में ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने आ रहा है कि हम जो सिविलाइजेशनली सुपीरियर थे, हम पिछड़ कहाँ पे गए, हम कहाँ पर पीछे रह गए जो आज हम पीछे हैं। और कहीं ना कहीं पर उनको जवाब उनको यही मिलता है कि मॉडर्न नॉलेज, साइंस, मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस पे इनका बहुत जोर रहता है कि हमें भी मॉडर्न साइंस लेनी पड़ेगी, हमें भी मॉडर्न साइंस के रास्ते पे जाना पड़ेगा, ताकि हम इनके साथ बेहतर तरीके से compete कर पाए। तो एक खास तरह का दोहरापन है, ड्युअलिटी है, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये ड्युअलिटी है। एक रिकग्निशन है ब्रिटिश सुपीरियॉरिटी की, लेकिन ये भी है कि हमारी भी सुपीरियॉरिटी थी, और हम किसी न किसी तरीके से इनसे मुकाबला कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर एक भारत की शुरुआत कर सकें।
अगली बात जो बंकिम और कुछ कुछ हद तक भंडारकर भी कहते हैं, वो इनकी वो नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी को लेके है। वो ये मानते हैं कि यूरोप के देशों में थी जो कि हमारे यहाँ नहीं थी, और बंकिम का मानना है कि ये भी हमारी पिछड़ेपन का, ये भी हमारी बैकवर्डनेस की का एक रीजन हो सकता है। तो वो सिविलाइजेशन और नेशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सिविलाइजेशन को बंकिम धर्म के साथ जोड़ के देखते हैं, और जब आप सिविलाइजेशन को धर्म के साथ जोड़ के देखेंगे तो एक खास तरह की समस्या आएगी, कौन सा धर्म। उस सवाल को वो ज्यादा नहीं उठाते, लेकिन बहुत क्लियर है कि धर्म से मतलब उनके दिमाग में हिंदू धर्म से ही है। तो वो जो ब्रिटिश थिंकिंग थी ओरिएंटलिस्ट्स की, वो कहीं ना कहीं पे बंकिम की भी सोच में आ जाती है। सिविलाइजेशन को वो धर्म के साथ जोड़ते हैं और नेशन को स्टेट के साथ जोड़ते हैं। और यहां पर एक बहुत वो ये मानते हैं कि यूरोप में जो नेशनल यूनिटी आई है, उसमें स्टेट की बहुत खास भूमिका रही है यूरोप के देशों में। और भारत में भी वो कहते हैं कि स्टेट की भूमिका अच्छी रखनी होगी नेशनल यूनिटी के लिए। और इसीलिए उनके दिमाग में वो शिवाजी और राणा प्रताप इनको काफी सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए वो राणा प्रताप और शिवाजी को वो ऐसे देखते हैं कि ये लोग अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में एक स्टेट के एफर्ट से यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक उनके विचारों में एक आप खास तरह का दोहरापन, खास तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस, खास तरह की एम्बिवेलेंस भी देख सकते हैं, जो कि बाद के लोगों ने जिन पर कि हमारे विमर्श को आगे बढ़ाया। नेशनलिज्म में इतनी सारी बातों के साथ साथ बंकिम एक खतरा भी देखते हैं, और वो खतरा ये देखते हैं कि नेशनलिज्म एक्सपेंशनिस्ट होता है, वो विस्तारवादी होता है, आप विस्तारवादी बन जाते हैं। और वो सारे यूरोप के देशों में देखते हैं कि ये दूसरे देशों पर कंट्रोल करते हैं, दूसरे देश की परंपराओं को नाश करते हैं, और दुनिया में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है वो डिस्ट्रक्टिव भी है, जैसा कि यूरोप ने किया, जैसा कि अमेरिका ने किया। वो लगातार कहते हैं कि अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के देशों में कितना किया गया, यूरोप के देशों ने लैटिन अमेरिका में। और वो कहते हैं हमें ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए, हमारे यहाँ ऐसी देशभक्ति नहीं थी, यूरोप में थी और यूरोप में उससे नुकसान भी हुआ, और हमें ऐसी देशभक्ति चाहिए है जिससे कि हार्मनी और भाईचारा बढ़े। तो इस तरह के हम देखेंगे कि जो बंकिम के विचार हैं, उनमें पहले के भारतीय विचारों के साथ, राम मोहन राय के विचारों के साथ एक खास तरह का ब्रेक भी है, ब्रिटिश विचारों के साथ एक ब्रेक भी है, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ी थोड़ी कॉन्टिन्यूटी भी है। और उन विचारों की, मतलब राम मोहन राय के विचारों की और ब्रिटिश विचारों में जिस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं पे हमारे इन थिंकर्स की भी सोच में एक एम्बिवेलेंस, कॉन्ट्रडिक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक एम्बिवेलेंस जो कि रिजॉल्व नहीं हो पाती है। सिविलाइजेशन और स्टेट को कैसे आप कंबाइन करेंगे? सिविलाइजेशन धर्म पर आधारित है, स्टेट नेशन स्टेट पर आधारित है, दोनों कैसे जुड़ेंगे? अंग्रेजों के नजदीक पहुंचकर क्या हम अंग्रेजों जैसे बनेंगे, या हम अपनी परंपराओं को रिवाइव करेंगे? भारत में कई धर्म के अनुयायी रहते हैं, उन इस बात को कैसे हल किया जाएगा? कौन सा धर्म होगा? अगर अगर धर्म जो है वो नेशनल यूनिटी का आधार रहेगा, तो वो कौन सा धर्म है? किस धर्म के साथ एक नेशनल यूनिटी बन पाती है? ये सारे अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारी दुविधाएं हैं, ये सारी एम्बिवेलेंसेस हैं, ये सारी टेंशंस हैं हमारे शुरू के नेताओं की सोच में। और इन दुविधाओं को लेते हैं, एड्रेस करते हैं हमारे बाद के नेता, खासतौर से टैगोर और गांधी, ये दो बड़े नेता हैं जो कि इन इन विचारों को और आगे बढ़ाते हैं और इन टेंशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गांधी इस विचार को पूरी तरीके से खारिज करते हैं कि हमें ब्रिटिश के नजदीक जाने की जरूरत है, हमें ब्रिटिश जैसा बनने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हमें उन, तो वो एक तरह से बंकिम का विरोध भी करते हैं। अपनी हिंद स्वराज जो गांधी ने 1909 में लिखी है, वो लगता है कि बहुत ही गुस्से में लिख रहे हैं। वो इस विचार के साथ उनको बहुत ही गुस्सा है कि हमको उन जैसा बनने की कोशिश है, हमें आधुनिक बनने के लिए ब्रिटिश जैसा बनने की कोशिश है। तो बहुत गुस्से के साथ एक लिखी हुई किताब है, और वो इसी बात पर काफी गुस्सा भी करते हैं। और मेन समस्या जो सिविलाइजेशन और धर्म के सवाल पे आती है, और ये थोड़ा सा जो जटिल है, कि धर्म के सवाल पे, कि अगर सिविलाइजेशन एक धर्म के आधार पे डिफाइन होगा तो वो किस धर्म के आधार पर होगा, और उसके आधार पे कैसे नेशनल यूनिटी आ सकती है। इस जो सेंट्रल सवाल है, जो आइडिया ऑफ इंडिया में, जो सिविलाइजेशनल रूट से आइडिया ऑफ इंडिया आ रही है, जिसको कि बंकिम तक
हम या भंडारकर तक हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उस पर गांधी और टैगोर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करते हैं। और वो पहला ब्रेक थ्रू ये होता है कि ये दोनों लोग एक सिंक्रेटिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंक्रेटिक सिविलाइजेशन का विचार सामने रखते हैं। गांधी के दिमाग में जो मेजर डिवीजन है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में है, टैगोर के भी दिमाग में। भारत के धर्मों के बीच में उतना नहीं है, वो सिंक्रेटिज्म के द्वारा से देखते हैं। इससे पहले विवेकानंद ने भारत और यूरोप के बीच में एक फर्क किया था रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में। विवेकानंद ने कहा था कि जो यूरोप के लिए पॉलिटिक्स है वो इंडिया के लिए रिलीजन है। पॉलिटिक्स ने जिस तरह से यूरोप के समाजों को यूनाइट किया है, हमारे समाजों में वो काम धर्म करेगा, मॉडर्न पॉलिटिक्स नहीं करेगी। लेकिन फिर वही सवाल अनरिजॉल्व रह जाता है कि कौन सा धर्म करेगा। इस आइडिया को आगे जब गांधी और टैगोर बढ़ाते हैं, पहला तो सिंक्रेटिज्म के द्वारा, और वो पहली बार गांधी और टैगोर सामने रखते हैं, और आगे आने वाले समय में ये एक भारतीय राष्ट्रवाद की, इंडियन नेशनलिज्म की एक तरह से धुरी, उसकी एक एक्सिस बन जाती है। इस पर बहुत कुछ लिखा जाता है, इसका विरोध भी होता है, लेकिन बहुत कुछ लिखा जाता है। धर्म के मसले पर गांधी एक अपनी नई बात रखते हैं, इसलिए कि यही सबसे ट्रिकी मसला था। वो अपनी राइटिंग्स में, अपने लेखन में धर्म को दो तरीके से लिखते हैं अंग्रेजी में, एक कैपिटल आर से और एक स्मॉल आर से। और जब वो कैपिटल आर से रिलीजन लिखते हैं, तब रिलीजन से उनका मतलब है फेथ, जो कि सारे धर्मों में कॉमन है, एक मोरालिटी, एक सिस्टम ऑफ फेथ, एक ड्यूटी। और जब वो स्मॉल आर से लिखते हैं, तब वो डिनोमिनेशनल सेंस में लिखते हैं, तब धर्म से उनका मतलब होता है हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड सो ऑन। और ये सुपरफिशियली कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। गांधी की शुरू की राइटिंग्स में आप पाएंगे कि वो लिख रहे हैं रिलीजन इज वन सेमीकोलन रिलीजन्स आर मेनी। तो लगता है कि रिलीजन इज वन और रिलीजन्स आर मेनी कैसे होगा, लेकिन वो वही तरीका है। जब वो रिलीजन इज वन कह रहे हैं तो वो कैपिटल आर से कह रहे हैं, और रिलीजन्स आर मेनी है तब वो कह रहे हैं कि हमारी विविधता है धर्मों की, लेकिन उन सब में एक कनेक्टिविटी है। और यही सिंक्रेटिज्म का आइडिया है। इसको वो रूट और ब्रांच के तरीके से भी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक पेड़ की रूट तो एक होती है, तो आधार तो एक है, मोरालिटी, एथिक्स, वो सारे धर्मों का एक आधार है, लेकिन जब पेड़ बढ़ता है तो उसकी ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। तो उन ब्रांचेस का रूट एक है, लेकिन ब्रांचेस अलग अलग हैं। तो रूट एंड ब्रांच करके, कैपिटल आर और स्मॉल आर करके, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया सामने रख रहे हैं सिंक्रेटिज्म का, कि ये सिंक्रेटिज्म का, उसको बिल्कुल ही फिजिकल प्रैक्टिकल शेप देते हैं गांधी। और वो इस तरह से कहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लूरैलिटी बनाते हुए भी एक कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं, कनेक्टिविटी ढूंढ सकते हैं सारे रिलीजन्स के बीच में। उसमें रिलीजन्स को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो एक लेफ्ट विंग थिंकिंग में आता है, कि लेफ्ट विंग थिंकर्स को लगता है कि ये धर्म एक समस्या है और हमें इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा ताकि एक बेहतर यूनिटी बन पाए। गांधी इस तरीके से, तो 19th सेंचुरी लीडर्स के सामने एक समस्या थी, वो धर्म को नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा धर्म है। 20वीं सदी के मॉडर्न लेफ्टिस्ट के सामने लग रहा था कि वो उसको धर्म को हटाना पड़ेगा। गांधी, नेहरू का भी ऐसा मानना था। इसके बरक्स गांधी और सुभाष और टैगोर जो रखते हैं, वो सिंक्रेटिज्म का आइडिया रखते हैं, और वो कहते हैं कि धर्म के बीच में लिंकेजेस हैं, जिसमें कि हम प्लूरैलिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अपने कनेक्शंस हैं, लिंकेजेस हैं, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से रूट और ब्रांच की बात करते हैं। तो इस तरह से गांधी जो धार्मिक विविधता और उसकी एकता, इन दोनों को ही आगे रखते हैं। तो इस तरह से धार्मिक विविधता जो भारतीय इतिहास और परिस्थितियों में निहित थी उनके हिसाब से, उसको वो एक तरह से उस पुराने आइडिया को निकाल के लाते हैं, उसको धूल साफ करते हैं और उसको लोगों के सामने रखते हैं, एक नया नजरिया देते हैं। टैगोर इसमें एक और इजाफा करते हैं। वो कहते हैं कि यूरोप में जो सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, वो स्टेट के द्वारा हुआ है, इसलिए उसमें वायलेंस रही है, सरकारों की भूमिका रही है, इसलिए उसमें डोमिनेशन, हेजेमनी, वायलेंस रही है। लेकिन भारत की जो सिविलाइजेशंस रही हैं, उनका प्रसार सरकारों द्वारा नहीं हुआ है, उनका प्रसार में समाज की ज्यादा भूमिका रही है। तो वो बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की, सूफी मूवमेंट की, जिन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया है।
तो वो सिविलाइजेशन जो सोसाइटल लिंक से आगे बढ़ती है उसमें सिंक्रेटिज्म की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। वो सिविलाइजेशन जो स्टेट स्पॉन्सर करती है, जो स्टेट बढ़ाती है, उसमें अक्सर अक्सर डोमिनेंस और वायलेंस और हेजेमनी की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से टैगोर ने विदेशी प्रभुत्व को भी चुनौती दी। और उन्होंने अक्सर उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल है उनका, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, जिसमें वो सिविलाइजेशन की बात करते हैं लेकिन यूरोप को नहीं देखते हैं, वो नॉन यूरोपियन सोर्सेस को देखते हैं। तो वो ईरान, अरब्स, अफ्रीका, जो नॉन यूरोपियन दुनिया के देश हैं वहां पर देखते हैं, और वो कहते हैं कि उनके साथ हम एक तरह से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो एक बेहतर रूट्स, बेहतर सिविलाइजेशनल आइडिया, उनका मानना है कि नॉन यूरोपियन सोर्सेस से ज्यादा बेहतर आएगा, इसलिए कि यूरोपियन इमेजिनेशन जो सिविलाइजेशन का है वो उसमें एक्सपेंशनिज्म है, उसमें वायलेंस है, उसमें डोमिनेशन है। तो इस तरह से नेशनल यूनिटी और साम्राज्यवादी संघर्ष के लिए इस तरह के विचारों का इस्तेमाल जो है वो इस हमारे सिविलाइजेशन के विमर्श का हिस्सा था, जो कि एक काफी लंबी प्रक्रिया में 19वीं सदी में, एक लंबे दौर के बाद में होकर 20वीं सदी में इस तरह से रिजॉल्व होता है। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे बहुत सारे विचारों को एक विरासत के रूप में ग्रहण भी किया, उनमें कुछ इजाफा भी किया। ये बताया गया है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है या हमारी जो सिविलाइजेशनल रूट्स हैं वो किसी एक भाषा पे या किसी एक धर्म पे या किसी एक कल्चर पर आधारित नहीं हो सकती हैं। अभी ऐसा होगा तो वो फिर हमारे इतिहास और हमारी परंपराओं का डिनायल और उसका नकार होगा। इसमें नेहरू के थोड़े से डिफरेंसेस गांधी किससे रहते हैं, लेकिन 1940 और 50 के डेकेड तक आते आते नेहरू भी उसी तरह से सोचने लगते हैं। वो भी सिंक्रेटिज्म की बात करते हैं, वो भी कनेक्टिविटीज की बात करते हैं, वो भी रिलीजन की जो उनकी एक बहुत ही मशीनी, जो एक मैकेनिकल उनकी सोच थी, इरेशनलिज्म, बिगॉटरी, जो भी एक सच था, लेकिन उसके अलावा वो जो रिलीजन्स के लार्जर लिंकेजेस हैं उस पर भी फोकस करते हैं। तो दोस्तों, धर्म और सिविलाइजेशन के मसले पर अब मैं अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं। कुछ खास तरह के विचार यूरोप की तरफ से आए थे, हमारे नेताओं ने उनका जवाब दिया, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से इन नए विचारों को विकसित किया, परिभाषित किया, और फिर वे विचार आधार बने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष का। और इन्हीं विचारों ने अंततः बाद में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उनको भी अपनी ऊर्जा दी। 19वीं सदी में जब यूरोप में नेशन स्टेट बन रहे थे, तब भारत में भी ये सवाल उठ रहे थे, हमारे देश में भी ये सवाल उठ रहे थे कि हमारी अस्मिता का, भारत की पहचान का क्या आधार है। और इस सवाल का जवाब ढूंढा गया था दो खास श्रेणियों में, एक नेशन की थी और एक सिविलाइजेशन की थी। नेशन का विचार यूरोप से आता था और सिविलाइजेशन का विचार हमारे अपने इतिहास, हमारे अपने अतीत में, हमारे अपने इतिहास में भी था। हालांकि इस विचार पे विमर्श की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी, लेकिन थोड़े समय में हमने यूरोप के लोगों से लेकर अपने आप से उन विचारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन विचारों की, खासतौर से जो सिविलाइजेशन के विचार थे, इन पर समझ पैनी होती है एक लंबी प्रक्रिया में। एक लंबा रास्ता है जिसकी कि बंकिम से शुरुआत होती है, विवेकानंद से होते हुए फिर वो आती है गांधी और टैगोर तक, और बाद में नेहरू तक। नेहरू की डिस्कवरी, जिससे कि मैंने अपनी बात शुरू की थी, नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया से 1945-46 में लिखी हुई, नेहरू की डिस्कवरी में ये दो विचार जो हैं, नेशन के और सिविलाइजेशन के, ये जो एक समानांतर तरीके से पैरेलल स्ट्रीम की तरह चल रहे थे, वो एक तरह से उनका एक संगम होता है। नेहरू अपनी डिस्कवरी, मेरा मानना है कि नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि वो एक तरीके से फ्यूज कर रही है जो नेशन का डिस्कोर्स है और जो सिविलाइजेशन का डिस्कोर्स है। नेशन का एक मॉडर्न डिस्कोर्स है, सिविलाइजेशन का डिस्कोर्स है जिसमें कि आप अतीत से भी ड्रॉ करते हैं। और जो एक तस्वीर बन के उभर के आती है, चाहे वो सिंक्रेटिज्म की हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हो, जो भी तस्वीर बन के आती है, उस तस्वीर का आज काफी महत्व है। ये जो तस्वीर जो नेशन और सिविलाइजेशन के विचारों को कंबाइन कर रही है, इस तस्वीर का आज काफी महत्व है। उस तस्वीर का एक बेसिक आधार जो है, जो इन दोनों को मिला के बन रही है, वो है विविधता, वो है प्लूरलिज्म। हमारे जैसे विशाल समाज में जो आधुनिकता की ओर संक्रमण होना है, जो हो रहा है,
उसमें हमारी विविधता आड़े नहीं आएगी और वो खत्म भी नहीं होगी। ये जो एक बहुत ही एक यूटोपिया है, जो एक इमेजिनेशन है, जो कि टैगोर में भी है, कुछ हद तक गांधी में है, लेकिन नेहरू में खास तौर पे है कि हमें आगे तो जाना है। एक हमारे पास ब्लूप्रिंट है एक इंडिया के भविष्य के लिए। अ, उस ब्लूप्रिंट वो ब्लूप्रिंट बेसिकली ये है कि हमें आगे जाना है, लेकिन अपनी विविधता को होमोजेनाइज नहीं करते हुए, उसको बनाते हुए, उसको मेंटेन करते हुए, अपनी ट्रेडिशंस के कुछ पॉजिटिव फीचर्स जो हैं, बहुत कुछ स्क्रैप करना है जो नेहरू डिस्कवरी में कहते हैं, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स को बनाते हुए, लेते हुए हमें आगे जाना है। और उस आगे जाने में जो हमारी प्लूरैलिटी है वो खतरा नहीं बनेगी, और वो ऐसा भी नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि उसको बचाना भी लगातार है। तो ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है। ये इस तरह के जो विचार हैं वो एक खास तरह तो एक क्राइसिस के दौर से भी गुजर रहे हैं, उनके सामने नई नई चुनौतियां भी आ रही हैं। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि इन विचारों में सिंक्रेटिज्म के विचार है, जो प्लूरलिज्म के विचार हैं, नेशनल सिविलाइजेशनल नेशनल यूनिटी और सिविलाइजेशनल यूनिटी को देखने के विचार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें काफी रेजिलियंस है, इनका एक पुख्ता आधार है, इनमें ये कैपेसिटी है कि ये क्राइसिस से निपट सकें, और उसके बाद प्योर फॉर्म में नहीं, थोड़ा बहुत तब्दील होके, थोड़ा बहुत बदल के, लेकिन ये विचार रहेंगे और ये आगे आने वाले समय में हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात खत्म। शुक्रिया सलील भाई। और एक 200 साल के एक ऐसे इतिहास पे, एक ऐसी यात्रा पे आप हम सबको लेके गए, जिसमें इतिहास भी था और बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी परतें थी, तर्कों की, संवादों की बहुत सारी परतें थी, और बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मुझे कुछ तो मैं देख रहा हूँ, कुछ सवाल अगर व्हाट्सएप किए जा सके मुझे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक सवाल अभी आया है, आलोक टंडन जी ने पूछा है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडियन नेशन था, ये इस आजादी के बाद के 70 सालों में हिंदू नेशन में कैसे तब्दील हो गया। मतलब क्योंकि इतना बड़ा एक ट्रेडिशन वो इतने कम समय में ऐसे पराजित क्यों हो गया है। मैं इसमें अपना भी सवाल जोड़ दूं कि क्या इसमें जो आपने सभ्यता की तरफ से जो सवाल उठाए हैं, सिविलाइजेशन से लोग जो ट्रेवल करके नेशन की ओर आ रहे थे, चाहे वो बंकिम हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे तिलक हो, या ऐसे जो तमाम लोग आ रहे थे, क्या उनके विचारों में कुछ ऐसा था जो धीमे धीमे धकेल रहा था इस देश को किसी धर्म राष्ट्र में तब्दील होने पे। तो इस पे बातचीत करें। मैं कुछ और सवाल तब तक मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारी 19वीं और 20वीं सदी में बहुत सारे, ये किसी भी समय के साथ में होता है, कुछ अनरिजॉल्व सवाल रहते हैं। जैसे सिविलाइजेशन का सवाल 19वीं सदी में अनरिजॉल्व था, जिसको कि रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। तो हमारे नेशनल मूवमेंट के कुछ अनरिजॉल्व सवाल थे, जो कि पार्टीशन के बाद में और आजादी के बाद में मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वो एक सरफेस के, सतह के नीचे चले गए थे, लेकिन सब टेरेनियन लेवल पे वो थे, और वो लोगों को कहीं ना कहीं पे, बहुत सारे लोगों को किसी न किसी लेवल पे परेशान भी कर रहे थे। वो लोगों उनके साथ जूझ भी रहे थे, और इन सारे विचारों का एक इतिहास पुराना था। वो पुराना इतिहास यही था कि बहुत सारे समाजों की इस दुनिया में उनकी एक पहचान जो है वो कल्चर के थ्रू बनती है। इस दुनिया में कल्चरल जोन्स बनी हुई हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो चाइना हो। तो भारत की क्या कल्चरल पहचान क्या बनेगी, इस सवाल को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं, इसलिए कि उन्होंने इस कल्चर के सवाल को एक तरह से डाइवर्ट कर दिया था।
1947 तक एंटी इंपीरियलिज्म हमारे नेशनल मूवमेंट का एक सादा बड़ा आधार बना था। जब 1947 में एंटी इंपीरियलिज्म एक तरह से खत्म हो गया, तो हमारे नेताओं के सामने ये चुनौती आई कि अब राष्ट्रीय एकता का नया आधार क्या होगा, आपको नया आधार ढूंढना पड़ेगा। और नेहरू लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। शायद आप लोगों को पता ना हो, 1955 के दशक, 50 के दशक में नेहरू एक कमिटी बनाते हैं, नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, और उस कमिटी में सोशियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, और वो सिर्फ ये कमिटी को ये बताना टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हैं कि इस देश में एकता का, इमोशनल इंटीग्रेशन का आधार क्या होगा। घुमा फिरा के कोशिश यही की जा रही है कि हम ज्यादा स्टेबल आधार ढूंढें। एक ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज में धर्म और कल्चर के सवाल इतने ट्रिकी होते हैं कि वो कभी भी आके आपकी अपनी मॉडर्न कॉन्शियसनेस के साथ घुल मिल सकते हैं। तो एक तो अनरिजॉल्व्ड सवाल हमारे 19वीं सदी के और 20वीं सदी के थोड़े से रहे, वो तिलक का जो अंशु ने जिक्र किया था। 1947 के बाद में उसमें नए सवाल जुड़ते हैं कि अब राष्ट्रीय एकता का, नेशनल यूनिटी का आधार क्या होगा। और 1960 के दशक में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको एक खास तरह का परसिक्यूशन मेनिया भी होता है। वो परसिक्यूशन या एक नए नए तरह की इनसिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह के एक आर्थिक विकास ने अनइवननेस पैदा की, और मॉडर्न आर्थिक विकास जब कुछ कम लोगों तक रहता है तो उसमें एंजाइटी और अनइवननेस भी आती है। और जब एंजाइटीज आती हैं तो वो अलग अलग तरह की फॉर्म्स ले सकता है। वो दिमाग पे, वो कॉन्शियसनेस पे अलग अलग तरह का रास्ता डालता है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पूरी की पूरी संभावनाएं रहती हैं कि तमाम फोर्सेस हैं जो कि फिर उसका इस्तेमाल करती हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी भी जो है वो भी कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए एक माध्यम बन जाती है। जो हमारा शुरू की सोच थी कि हमारी डेमोक्रेसी के माध्यम से हम कम्युनलिज्म, कास्टिज्म का मुकाबला करेंगे, लेकिन नेशनल मूवमेंट के दौरान में भी और बाद में भी हम पाते हैं कि वो डेमोक्रेसी भी एक तरह से माध्यम बन जाती है उसी कम्युनलिज्म को फैलाने का, लोगों तक ले जाने का, लोगों की चेतना में उसको डालने का। तो ये सारे सवाल हैं जिसके चलते आज हम उस खतरे पे पहुंच रहे हैं कि लग रहा है कि हमारा समाज जो एक एनलाइटेंड हमारा विजन था वो लगता है कि कहीं पे खो गया है। लेकिन अभी हम एक हिंदू समाज या हिंदू नेशन या हिंदू राष्ट्र के बहुत नजदीक में है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है, एक चाहे यूटोपिया समझ लीजिए या जो भी कुछ समझ लीजिए, मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी एक कॉन्टेस्ट है, अभी कॉन्टेस्ट का फैसला नहीं हुआ है। थोड़े से स्केल्स जो हैं वो एक तरफ ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्टेस्ट चल रही है हमारे समाज में। इस कॉन्टेस्ट का नतीजा बहुत क्लियर नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अभी नेशनल मूवमेंट के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिस तरह से सिविलाइजेशनल मुद्दों को रिजॉल्व किया था गांधी टैगोर ने, वो अभी पूरी तरीके से पराजित नहीं हुए हैं। और उनमें इतनी क्षमता है कि वो लोगों के दिल दिमागों पर एक बार फिर से अपना असर डाल सकते। वो असर कम हो गया है लेकिन पूरी तरीके से गया नहीं। तो अभी भी एक कॉन्टेस्ट तो है। एक और सवाल इरफान भाई ने पूछा है, अंबेडकर एंड जिन्ना डिडंट फील इंक्लूडेड इनफ इन दिस नेशन इन मेकिंग, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? इसमें एक सवाल जोड़ दूं इरफान भाई के सवाल में। जी। तो शायद आप पूरी बात दोनों को साथ लेके शायद पूरी बात कह पाए। हाँ। ये कि जिस तरह से हम लोग समझते हैं भारत के जो भारतीय राष्ट्र के निर्माण को, वो ये है कि जिन 150 सालों 200 सालों का उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और उसके साथ साथ जो दूसरी एक और बड़ी धारा है समाज सुधार के आंदोलन की, जो कि फूले से लेके और अंबेडकर तक, और बीच में सैकड़ों हजारों लोग हैं, जो एक सामाजिक परिवर्तन की धारा है, या जो लोग अपने को इस समाज से में या भविष्य के राष्ट्र में, जो इरफान भाई कह रहे हैं, मिसफिट पाते हैं, एक उनकी धारा है। तो इनका क्या इम्पैक्ट है इस भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में? और इरफान भाई का सवाल भी साथ में है। निश्चित रूप से अंबेडकर और जिन्ना, अगर आप उनको देखें तो 1937 तक काफी सिमिलैरिटीज उनकी पॉलिटिक्स में रहती हैं। दोनों के जो
कांग्रेस लीडरशिप के साथ एक खास तरह की शिकायत बनती है। अंबेडकर कहते हैं कि अपर कास्ट लीडरशिप है, जिन्ना कहते हैं कि ये हिंदू लीडरशिप है। 37 के बाद में एक बहुत क्लियर ब्रेक आता है दोनों की अप्रोच में। वो जो भी कुछ वजह है वो लंबी कहानी है। अंबेडकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोल्ड से बाहर नहीं निकलते हैं, और वो 37 के बाद में अपने सारे डिसएंचेंटमेंट, सारे विरोध, सारे ऑपोजिशन के बावजूद भी अपनी बात को कहने का, अपनी पॉलिटिक्स को रखने का वो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ढूंढते हैं, और 40s में फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग से आते हैं और वो जाते हैं। जिन्ना जो है वो एक ऑल्टरनेटिव मैस पॉलिटिक्स का रास्ता लेते हैं कांग्रेस को पूरी तरीके से छोड़ के, और 1940 में और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में वो बिल्कुल लगता है कि वो ही पूरी तरीके से अलग तरह का रास्ता लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर उस समय में, अगर हम इतिहास को उसी समय में रोक दें, अगर कोई आदमी सिर्फ 47 पे अपनी बात को रोक दे, तो ये लगेगा कि जिन्ना की पॉलिटिक्स बहुत सफल रही और अंबेडकर की पॉलिटिक्स फेल हो गई, इसलिए कि अंबेडकर तो अपना खुद इलेक्शन भी नहीं जीत पाए, वो तो बिल्कुल ही अलग रास्ते पे आ गए थे, लेकिन और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता फेल कर गया। लेकिन अगर आप 40 साल 50 साल के बाद में जाके देखते हैं, तो लगता है कि उसमें जिन्ना की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फेलियर समझ में आता है कि उन्होंने भारत में मुस्लिम्स को कहीं ज्यादा इनसिक्योर कर दिया। 25% की माइनॉरिटी को उन्होंने 12% की माइनॉरिटी कर दिया, और पाकिस्तान, वो देश का हिस्सा जो पाकिस्तान बना, जिसके सामने इमेंसिपेशन की ज्यादा बेहतर पॉसिबिलिटीज रहती, वो भी कम हो गई। अंबेडकर के रास्ते ने सारी अपनी इम्परफेक्शन, सारी कमजोरियों के बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता लिया, उसमें जिस सेगमेंट का वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके लिए काफी ज्यादा बेहतर पॉसिबिलिटीज नजर आई उसमें। तो आज अगर हम देखते हैं तो दलित पॉलिटिक्स में खास तरह की असर्टिवनेस है, खास तरह की अपनी मांगों को मंगवाने का एक कॉन्फिडेंस है जो कि आया है। लेकिन अगर आप उसको मुस्लिम क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो वो लगता है कि वो पूरी तरीके से वो हाशिए पे चले गए। शायद सच्चर कमीशन के बाद से तो कोई एकदम से वो लास्ट एक मौका था कि जब एक इस बारे में बात भी हुई थी, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, डिस्कोर्स के लेवल पे वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अगर उस उदाहरण को लेंगे तो मुझे लगता है कि दरअसल पॉलिटिक्स में कोई भी मसला कभी खत्म नहीं होता, एक ऑनगोइंग कॉन्टेस्टेशंस, ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चलते रहते हैं। 1947 कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं था, 1947 के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाओं को लगातार चलते रहना था, और जो अंबेडकर की पॉलिटिक्स की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही, और मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर रास्ता था, एक बेहतर सोशल जस्टिस और ओवरऑल भारतीय समाज के लिए भी एक बेहतर पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए। लेकिन ये जो सेपरेशन वाला रास्ता है जिसमें कि आप सेगमेंट पे इतना फोकस करते हैं कि होल को आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो रास्ता बहुत बेहतर, अब हम हाइंड साइड के साथ ये क्लियर हो रहा है कि वो रास्ता समाज के लिए और सेगमेंट के लिए भी ज्यादा बेहतर नहीं होता है। होल पर फोकस रखने के साथ साथ हमें सेगमेंट के इश्यूज के लिए संघर्ष करना होगा और उन लोगों को करना होगा, उसमें ज्यादा बेहतर संभावनाएं हैं सेपरेटिज्म के मुकाबले में। तो जिन्ना और अंबेडकर के उदाहरण से यही बिल्कुल क्लियर होता है। अब अंशु के सवाल, हाँ मैं आपके भी सवाल की बात बता दूं। निश्चित रूप से हमारा जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि एक ट्रेडिशनल समाज और ट्रेडिशन का महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं। ट्रेडिशन से मतलब है एक हायरार्किकल समाज, एक पेट्रियार्कल समाज, एक कास्ट रिडन समाज, सारी तरह की पॉलिटिकल बैकवर्डनेस पर आधारित समाज, जो कि जिसका कि उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस तरह के समाज में अगर आप एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसको स्वीकार करेंगे लोग कि नहीं करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। खैर एक वो नेशनल मूवमेंट की विरासत थी कि एक बहुत बेहतर हम अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे सकते थे, लेकिन वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देना या 1947 किसी भी प्रक्रिया का कल्मिनेशन नहीं हो सकता है। इतने बड़े देश के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता जो है वो एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड रास्ता होगा, और उस प्रोलॉन्ग्ड रास्ते में जिस तरह से इंडियन नेशन बन रहा था, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक अनइवन तरीके से आ रहे थे। यूपी का हिस्सा नेशनल मूवमेंट में बहुत लेट में आता है। नेशनल मूवमेंट की शुरुआत पहले बंगाल में होती है, महाराष्ट्र में होती है, यूपी देर से आता है, विमन देर से आती हैं, मुस्लिम्स देर से आते हैं और कम आते हैं, दलित्स देर से आते हैं, ट्राइबल्स देर से आते हैं। तो एक नेशन मेकिंग का या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबी प्रक्रिया है, वो अनइवन है,
उसमें विषमताएं रहती हैं, लेकिन उसका और कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए कि उसका दूसरा विकल्प है रेवोल्यूशन, जो कि हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है 20 साल का 20वीं सदी का, वो ये भी बता रहा है कि क्विक रेवोल्यूशंस जो हैं वो बहुत ही लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं देते हैं, इसलिए कि वो रेवोल्यूशन जब तक जो कि लोगों के दिमागों में नहीं होगा, सोशल स्ट्रक्चर का रेवोल्यूशन बहुत जल्दी बदल जाता है, रशियन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, बहुत क्लियर है, लेकिन वो रेवोल्यूशन जो दिमागों में होगा, ह्यूमन माइंड में होगा, ह्यूमन माइंड को चेंज करने की प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उस प्रक्रिया के चलते ही जो है वो एक्सक्लूडेड किसी तरीके से अंदर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अनइवन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग प्रक्रिया है, इसका कोई इमीडिएट और शॉर्ट सोल्यूशन है नहीं। जी, एक और सवाल राहुल जी ने पूछा है कि क्या राष्ट्रीयता का आधार धर्म ही रहा है अब तक, और इसको इसको हम लोग इसमें कुछ चीजें अगर इस डिस्कशन में ऐड कर लें कि जो भारत में ये इसी सवाल के साथ मैं अपना सवाल इतने सारे विचार आपने जगा दिए हैं कि मैं ये लालच छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं हर सवाल के साथ एक अपना सवाल भी जोड़ देता हूं, और संचालक होने का इतना फायदा तो शायद मिलना चाहिए। तो आपकी बात से एक बात निकल रही है कि क्या दुनिया में 3 तरह के स्टेट हैं, या 3 तरह के स्टेट हो सकते हैं। एक तो जो धर्म आधारित थियोक्रेटिक स्टेट है, दूसरा जो मॉडर्न सेकुलर स्टेट है, और तीसरा भारत क्या तीसरे तरह का स्टेट है जो, या नेशन है, जो साझी विरासत या सिंक्रेटिक कल्चर या प्लूरल विचारों पे बना हुआ है। क्या ये 3 कैटेगरी बनती है? ये आपकी बातों को सुनते हुए एक बात जहन में आई। जी, बेसिकली भारत एक बहुत बड़ा 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट रहा है, मैं उसको एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तरीके से देखता हूं, और 20वीं सदी के 2 बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं बेसिकली, एक यूएसएसआर और दूसरा इंडिया। यूरोप को मैं नहीं मानता हूं, इसलिए कि यूरोप के बहुत से सारे सवाल 19वीं सदी तक रिजॉल्व हो गए थे, और यूरोप के देश किस रास्ते पे आगे जाएंगे वो भी काफी हद तक तय हो गया था, और यूरोप के सामने बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे, प्रॉस्पेरिटी, पूंजीवाद, आर्थिक विकास, जो बहुत सारी कॉलोनीज के साथ में वेल्थ भी गई थी, वो भी तो एक एफ्लुएंस के रास्ते पे चल रहे थे, उनके समाजों में एक स्टेबिलिटी भी आ गई थी। 20वीं सदी के 2 बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक यूएसएसआर है। यूएसएसआर का मानना यह है कि एक स्टेट पावर और इडियोलॉजी के साथ में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन समाज में ला सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन 1917 में नहीं हुआ था, किसी एक मोमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्सेस ट्रिगर ऑफ होती हैं। तो एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट यूएसएसआर का था, वो नहीं चला, वो ये तय हो गया कि सिर्फ स्टेट पावर और सिर्फ आइडियोलॉजी से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है, जब तक कि लोगों के दिमागों का भी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, सोशल स्ट्रक्चर का कर सकते हैं। दूसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट मैं भारत को मानता हूं, और भारत का यूनिक सोशल एक्सपेरिमेंट ये है कि एफ्लुएंस की बैकग्राउंड के बगैर, ये हम कभी ना भूलें कि वो एफ्लुएंस हमारे सामने अवेलेबल रही नहीं है। जब 1947 में भारत आजाद होता है तो हमारी औसत उम्र 32 बरस की है, हमारा लिटरेसी रेट 11%, 12-13% का है, महिलाओं में 9% का है। हमारे यहाँ अभी भी अकाल पड़ रहे हैं जिसमें कि 30 लाख लोग बंगाल के फेमीन में चले गए थे। ये हालत हमारी आज से 70 साल पहले है, हम किसी बहुत मिडिवल टाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं, 70 साल पहले। तो बगैर किसी एफ्लुएंस के ये हमें और अपनी प्लूरैलिटी, अपनी ट्रेडिशन के पॉजिटिव फीचर्स को बचाते हुए अपने ढांचे को, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है। हमारे नेताओं का ये मानना था कि ये पॉसिबल है, एक उनमें एक यूटोपिया कहिए, ये एक ऑप्टिमिज्म कहिए, और वो उनका मानना था कि एक रास्ता चलेगा कि जिस देश की जनता ने, अनपढ़ गंवार जनता ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका, वो इस देश की अनपढ़ गंवार जनता अपने लिए एक बेहतर भविष्य फैशन कर सकती है, अगर उसके पास एक ब्लूप्रिंट हो तब। इस 20वीं सदी के जो 2 बहुत बड़े यूटोपिया, जो बहुत बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक फेल हो गया है,
दूसरा फेल तो नहीं हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फेल हो गया है, लेकिन उसके सामने नए तरह के चैलेंजेस, नई तरीके की चुनौतियां आई आई हैं और एक खास तरह का संकट भी आया है। लेकिन वो यूटोपिया अभी भी बना हुआ है, और वो यूटोपिया अभी भी वही है कि हमारे राष्ट्रवाद का आधार एक धर्म नहीं होगा, लेकिन हमारे समाज का पूरा सेक्युलराइजेशन भी नहीं होगा। इस तरह का सेक्युलराइजेशन यूरोप के समाजों में हुआ था, जिसमें कि धर्म एक इंडिविजुअल चीज बन गई थी, धर्म की कलेक्टिविटी कम हो गई थी और एक सेपरेशन हो गया था। उस तरह का सेपरेशन हमारे यहाँ हुआ नहीं है, और शायद वो मुमकिन भी नहीं होगा, इसलिए भी कि धर्म का लोगों की जिंदगियों में एक खास बहुत अहम भूमिका है। एक मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस में, मोरालिटी के सोर्स के रूप में, मीनिंग के रूप में, एक कल्चर के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में, फेस्टिवल्स के रूप में, रिचुअल्स के रूप में एक जगह है। पॉइंट यह है कि इस सबको मेंटेन करते हुए, रिलीजन को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अलग करते हुए, एफ्लुएंस को लाते हुए, अपनी डाइवर्सिटी को बनाते हुए, क्या ये मुमकिन है कि हम एफ्लुएंस के उस शोर तक पहुंच सकें जिसमें कि एक बेहतर जीवन बाकी लोगों के लिए हो, और ये सब बचाते हुए। ये एक यूटोपिया है, ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है, ये एक विचार है। इस विचार के सामने बहुत सारे संकट तो आ गए हैं, चुनौतियां तो आ गई हैं, ये लेकिन ये विचार अभी भी जिंदा तो है। और मुझे लगता है कि इसमें विचार में एक टोटल रियलाइजेशन, एक फुल सब्सटैंटिव रियलाइजेशन की संभावना अभी भी बनी हुई है। कोई और सवाल? हम लोगों का समय भी कुर्सिया जी का एक सवाल कब से उन्होंने टाइप कर रखा? जी जी, मैं एक मिनट मैं पढ़ लूं? आप पढ़ दीजिए प्लीज। सिविल सोसाइटी के लोग जो आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने से परेशान किया जा रहा है। बहुसंख्यक समुदाय गलत क्यों नहीं कह रहा है? जी, हमारे यहाँ दरअसल में सिविल सोसाइटी की का इतिहास अलग तरह का रहा है यूरोप से। यूरोप में 19वीं सदी में जब मैंने कहा था कि एक खास तरह का सेपरेशन हो रहा है, तो वो सेपरेशन सिर्फ प्राइवेट और रिलीजन के बीच में ही नहीं हो रहा है, वो सेपरेशन पॉलिटिक्स के साथ भी हो रहा है। नई पॉलिटिक्स, मार्केट, रिलीजन, इंडिविजुअल लाइफ, सेक्सुअलिटी, बहुत बड़े बड़े सेपरेशंस हो रहे हैं, और उस तरह के सेपरेशन में एक सत्ता का संतुलन काफी बेहतर आ रहा है। तो यूरोप के समाजों में ज्यादा बेहतर सिविल सोसाइटी नेटवर्क जो है वो बना रहा, और आज भी उसका एक खास महत्व है, आज भी वो काफी पावरफुल है। हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में बनी, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान में बनी, उसका एक खास फ्लेवर था। उसका उस तरह से वो पुराना आधार नहीं है जो कि यूरोप की सिविल सोसाइटीज के बारे में था। शुरू में हमारी आजादी के बाद के पहले 20-25 साल में एक नेशनल मूवमेंट का खुमार समझ लीजिए, या हमारे एनलाइटेंड रूलर्स समझ लीजिए, जो हमारे यहाँ स्टेट थी वो ज्यादा सिक्योर थी, ज्यादा एनलाइटेंड थी, तो उसने भी सिविल सोसाइटीज को एनकरेज बहुत नहीं भी किया, तो बहुत सारा डिस्करेज नहीं भी किया। और एक तरह से देखा जाए तो 50s और 60s में सिविल सोसाइटीज को एनकरेज काफी किया। 70 के दशक के बाद में पहली बार ऐसा होता है कि 77 के बाद में कि सरकारें, स्टेट्स पहली बार सिविल सोसाइटीज को एक थ्रेट के रूप में देखने लगती है, खतरे के रूप में देखने लगती हैं। बहुत सारी पुरानी गांधीयन संस्थाएं भी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी, ये माना जा रहा था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र, कुछ काम करना शुरू कर दिया है, तो उनका फंडिंग के सोर्स क्या है, कैसे क्या होगा। लगातार सरकारों ने कोशिश ये करना शुरू की कि ये सिविल सोसाइटी नेटवर्क पर एक उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उस पर एक शक के नजरिए से उसको देखा गया। ये प्रक्रिया तब से शुरू हुई, अब वो कहीं पर और ज्यादा हो गई है। अब जब सरकार सिविल सोसाइटी नेटवर्क को एक शक के निगाह से देखेंगी, उनके फंडिंग के सोर्सेज क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो क्या कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में लोगों के सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस के सामने सपोर्ट कहाँ से आएगा? सपोर्ट सिर्फ लोगों की ही तरफ से आ सकता है। लेकिन सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइज कर सकते हैं, सिविल सोसाइटीज अपनी सपोर्ट एक ऐसे स्ट्रक्चर से डिराइव करते हैं जहां पर कि सत्ता का संतुलन बना हुआ है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सिविल सोसाइटी, मीडिया। तो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे माहौल में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं जहां पर कि ये सत्ता का संतुलन ऐतिहासिक रूप से बना हुआ है। हमारे यहाँ वो बन नहीं पाया,
हमारे यहाँ वो एक एक बनाइन या एक टॉलरेंट या एक एनलाइटेंड स्टेट सिस्टम के थ्रू हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी नेटवर्क चल रहा था। वो मॉडल 70 के बाद में खत्म हो गया, और अब जो मॉडल है उसमें यह है कि सरकारों को सबसे डर लगता है। सरकारों को सिर्फ या तो सिविल सोसाइटीज उनकी भाषा में बात करें, या मीडिया के लोग उनकी भाषा में बात करें, या जुडिशरी उनकी भाषा में बात करें, तब तो ठीक है, वरना ये सब खतरे की तरह से देखे जा सकते हैं। तो सिविल सोसाइटीज सिर्फ ऐसे ही माहौल में, यहाँ पर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, अभी तक तो मैं एक आशावादी नजरिया रख रहा था, ये सिविल सोसाइटीज एक ऐसे ही माहौल में बेहतर पनप सकते हैं जो कि हमारे देश में अभी है नहीं। उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आएगा, लेकिन तब तक सिविल सोसाइटी, मीडिया ये काफी एक प्रिकेरियस दौर से गुजरेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी एक इनसिक्योर, अनसर्टन और बहुत ही प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस रहेगी। वो इसलिए भी रहेगी कि हमारी स्टेट सिस्टम्स बहुत प्रिकेरियस हैं, बहुत ही अनसर्टन है। ऐसा नहीं कि हमारी स्टेट सिस्टम्स बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सिक्योर हैं, जिस तरह की सिक्योर हमारी सरकार 50s और 60s में होती थी, वैसी नहीं है। सरकारों के पास लोगों की सपोर्ट भी है, लेकिन एक डर भी है कि ये सपोर्ट चली जाएगी। तो जो इनसिक्योर सिस्टम्स होते हैं, स्टेट सिस्टम्स, वो कहीं ज्यादा रूथलेस भी होते हैं, और वो रूथलेसनेस अपने अपोनेंट्स पे दिखाते हैं, एक्चुअल अपोनेंट्स पे और पोटेंशियल अपोनेंट्स पे भी। वो चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों। तो ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ये यथार्थ हमारे इस समय का यही है। हम लोगों को अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहिए, या एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा था, इरफान भाई अगर इजाजत दे तो मैं पूछ लेता हूँ। अगर हम लोग के पास 5 मिनट का समय और है। मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, इजाजत देने वाले आप हैं। मैं एक एकदम कंटेम्प्रेरी सवाल, जैसा अभी दसिया जी ने पूछा था, मैं वैसा ही एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन चूंकि रेफरेंस वही है जो अभी आपने लेक्चर दिया है, वो ये कि जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसका जो कृषि कानून के विरोध में, और ये जो सरकार की फासिस्ट टेंडेंसीज हैं, इनके विरोध में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दो चीजें मैं उस पर और नोटिस कर पा रहा हूँ, आप उस पर अगर थोड़ा एकदम शॉर्ट में नोटिस डालें, फिर हम लोग ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। वो ये कि दो चीजें और लग रहा है कि वहां लड़ रही हैं। एक तो मैं उसको सबसे सरल भाषा में कहता हूं कि बाबा नानक लड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो ये साझी विरासत वाली परंपरा है, उसका जो एक रेवोल्यूशनरी कंटेंट है रहा है, वो हमारे ट्रेडिशन का, वो यहाँ किसान आंदोलन में दिखता है। एक तो ऐसा दिख रहा है, और दूसरा कि इस तरह के तमाम आंदोलनों में जो हमारे देश में जो राष्ट्रीयताएं हैं अलग अलग किस्म की, वो भी उभर के आ रही हैं। चाहे वो सीएए के विरोध में आंदोलन हो, चाहे वो ये कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन हो, या अलग अलग जगहों के चुनाव हो। तो जो एक तरह का स्टेट जो सब पे, मतलब जो सेंट्रलाइज सब कुछ कर देना चाह रहा है, एक धर्म के नीचे, एक तरह की राष्ट्रीयता के नीचे, उसके खिलाफ ये छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं की लड़ाई भी है। इसको कैसे देखते हैं, खासकर इस किसान आंदोलन के संदर्भ में? दो चीज मुझे लगती हैं। पहली बात तो ये है ही कि जो सरकार एक ऐसा समाज, सरकार को जनता ने वोट दिया है, सरकार जीत गई है, लेकिन इस सरकार समाज से और लोगों से बहुत खुश नहीं है। सरकारों को लगता है, इस सरकार को तो खासतौर से लगता है कि समाज में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, डिसेंट नहीं होना चाहिए, सरकार पे लोगों को भरोसा होना चाहिए कि सरकार उनके भले के ही लिए करेगी, एक ओबीडियंट सोसाइटी होनी चाहिए। तो इस समय जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसका जो
आइडियल स्टेट का नोशन है वो एक ओबीडियंट समाज का है, जैसे कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स में होता है, जैसा कि कभी कभी बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी होता है कि प्रोटेस्ट को, रेजिस्टेंस को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि आप भरोसा कीजिए, पैटर्नलिज्म का आइडिया ये होता है कि आप भरोसा कीजिए, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपके खिलाफ है। तो एक तो ये टेंडेंसी पूरी की पूरी है ओबीडियंस वाली, कॉन्फॉर्मिटी वाली। तो सरकार की कोशिश ये है कि कॉन्फॉर्मिटी की फोर्सेस क्रिएट की जाएं लॉन्ग रन में, ताकि एक जो हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज तो बहुत ही डिसएंचेंटमेंट पे आधारित है, प्रोटेस्ट पे आधारित है, भक्ति मूवमेंट में, सूफी मूवमेंट में, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। ऐसा थोड़ी था कि ब्राह्मणों की सब लोग बात ही मान लेते थे, उनके खिलाफ पूरा वो होता था। हमारा हिस्टोरिकली हमारा बहुत ही ब्राह्मणिकल समाज नहीं रहा है, उसके खिलाफ आवाज लगातार उठती रही है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है, सरकारों को ये लग रहा है कि बेहतर समाज ये होगा कि एक खास तरह का ऑर्डर, कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस इंट्रोड्यूस किया जाए समाज। तो एक तो ये डेफिनेट कोशिश है जो कि मुझे इसमें दिखती है। दूसरी बात यह है कि एक विचारों के लेवल पे एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है, और मैं खुश हूं कि संघर्ष है, अभी खत्म नहीं हुआ है। विचारों के लेवल पे एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, जो कि मैं कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ एक मोनिज्म और प्लूरलिज्म के बीच में है। मोनिज्म से मेरा मतलब है कि एक का डोमिनेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक चीज हो जिसके की तहत बाकी लोग आ जाएं, वो ओबीडियंस वाले फ्रेमवर्क से ही आता है। और प्लूरलिज्म का जो मॉडल है वो ये कहता है कि जहां तक हो सके जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, प्लूरलिटी मेंटेन की जाए, उसको एक लाइबिलिटी के तौर पर ना देखा जाए। तो जो मोनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो प्लूरलिज्म, प्लूरलिटी को एक लाइबिलिटी की तरह देखता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन हमारे नेताओं का जो करंट है वो चाइना भी उनके लिए एक मॉडल है। वो भारत को एक चाइना की तरह बनाना चाहते हैं, जहां पर कि ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं है, जहां पर कि लोग रूलर्स की बात मान लेते हैं, और सरकारें जो है, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे कुछ बनाना हो, बहुत ही आसानी से बना लेती है। हमारे यहाँ तो बहुत ही प्रोटेस्ट होती है। तो ये दो चीजें हैं। पहला तो एक सरकार की कोशिश है कि एक नए तरह का समाज बनाया जाए, और वो समाज कॉन्फॉर्मिज्म, ओबीडियंस, एक्सेप्टेंस, हार्मनी, ट्रस्ट, सरकारों पे ट्रस्ट पे आधारित हो। और दूसरा ये है कि मोनिज्म और प्लूरलिज्म के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। इस समय जो है वो मुझे लगता है कि मोनिज्म की फोर्सेस ज्यादा, सिंगल की फोर्सेस थोड़ी सी ज्यादा हावी हैं, लेकिन एक कॉन्टेस्ट है अभी भी, इसलिए कि जो प्लूरलिज्म की एक अपील है लोगों के दिमागों में वो अभी गई नहीं है, वो अभी काफी है। और वो सिर्फ माइनॉरिटीज में ही नहीं है, वो मेन स्ट्रीम के भी लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे देश की प्लूरलिटी आगे बढ़ाई जाए, इसलिए कि दुनिया में हमें अपनी प्लूरलिटी से ही जाना जाता है, हमें अपनी डेमोक्रेसी से ही जाना जाता है। तो भारत की एक जो यूएसपी है वो बनी रहे। तो ये कॉन्टेस्ट इस समय चल रही है। तो ये दो बातें मुझे आपके तो उसके जवाब देंगे। शुक्रिया सलील भाई। और मैं हम सब की तरफ से शुक्रिया, CSSS की तरफ से और सारी संस्थाएं, सारे संगठन जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बार सलील भाई को 1993 में मैंने देखा था यूपी हिस्ट्री कांग्रेस में, और जितने वो विचारों से थरथराते हुए उस समय दिखे थे, मैं स्टूडेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वैसे ही भीतर तक विचारों से थरथराते हुए वो आज भी हैं और लगातार सोच रहे हैं। और सबसे इतना सारा विचार और ख्याल, और उसको एक सिस्टम में बना के पेश कर देना, वो इतना खूबसूरत है। मैं, और साथ में कि उन्होंने अपनी बातचीत जिस उम्मीद पे खत्म की है कि सारे खतरे तो हैं, लेकिन जिस भारत को हम लोग इतना चेरिश करते हैं, इतना सेलिब्रेट करते हैं, वो बहुत सांस्कृतिक और बराबरी पे आधारित एक भारत की कल्पना जो हम करते हैं, उसकी लड़ाई अभी हारी नहीं गई है। जिस जगह पे जाके उन्होंने ये जिस नोट पे खत्म किया है आज की बातचीत, तो हम सब ये बिल्कुल
उनके उनकी उनकी बातचीत से और अपनी परंपरा को देखते हुए हम सब इस बात पे बहुत मुतमईन हो गए हैं कि सही में अभी लड़ाई हारी नहीं गई है और बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। हम सब की तरफ से प्रोफेसर सलील मिश्रा का बहुत शुक्रिया, और हम फिर चाहेंगे कि आप हमारे साथ फिर किसी मुकाम पे ऐसे ही जुड़ें। और एक बार तो हम लोग ये भी जरूर चाहेंगे कि ये ऑनलाइन वाला नहीं, एक बार रूबरू होके भी हम लोग बात कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मिश्रा, आपको कभी बुलाना चाहेंगे हम लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब बहुत I am enriched today evening. It was very erudite talk. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.